ओके जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3 में से कहा है एन एडवर्टाइजिंग मैनेजर बिलीव दैट इन कराची सिटी 40% ऑफ रेजिडेंट्स रिसीव ओनली द मॉर्निंग पेपर मॉर्निंग न्यूज़पेपर, 30% receive only the evening paper, and while 20% receive both and 10% neither. A random sample of 50 residents show 12 morning only, 80 evening only, 12 both, and the rest receive neither. Do these data support the manager belief use 0.01 level of significance? अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी उसने हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज दी हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ ऑब्जर्व पॉइंट दिए हुए हैं और कहता है कि इनको टेस्ट करके बताएं कि जो मैनेजर बात कर रहा है वो सही कर रहा है, उसका बिलीफ सही है या वो गलत कह रहा है। वो क्या कह रहा है? एडवर्टाइजिंग कंपनी का जो मैनेजर है वो ये बता रहा है कि कराची सिटी के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं उनमें 40% जो है वो मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 30% इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 20% दोनों पढ़ते हैं और 10% ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। फिर 50 रैंडम सैंपल लिया गया है पूरे कराची में से और वो ये शो कर रहा है कि पूरे कराची में 12% ऐसे हैं, मतलब 50 में से 50 सैंपल में से 12% ऐसे मिले हैं जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी थी है, अब ये उसने टोटल ऑब्जर्व पॉइंट दिए हैं। 12% ऐसे हैं जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 18% ऐसे हैं जो इवनिंग पढ़ रहे हैं, 12 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं और बाकी जो बच गए, कौन से बच गए? 50 में से 12, 18, 12 आठ इनको बज गए निकाल आठ। दिए, तो बच जाएंगे, रेस्ट 8 होगा। वो हम कहेंगे कि वो नाइदर है, मतलब वो कोई भी अखबार नहीं पढ़, ना मॉर्निंग का ना इवनिंग का। तो अब वो आपसे कह रहा है कि इसको टेस्ट करके बताएं, डू दीज डेटा सपोर्ट द मैनेजर बिलीफ, मैनेजर जो बात कर रहे हैं क्या ये डेटा उसकी स्टेटमेंट को सही कह रहा है, मतलब उसका बिलीफ सही है, या वो ऐसी बस उड़ा रहा है, बस ऐसी हवा में छोड़ रहा है कि ऐसा कराची में होता है बस, मतलब उसका बिलीफ सही है या गलत है। इस चीज को आप टेस्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना वही टेस्टिंग हाइपोथेसिस के बारे से बात करेंगे। तो हम पहले स्टेप 1 की तरफ आएंगे। स्टेप 1 में हम अपना नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे। तो हमने जो टेस्ट करना है स्टेटमेंट वो क्या है? मैनेजर के बिलीफ को टेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे स्टेप 1 में लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। स्टेप 1 हो गया डेटा सपोर्ट द मैनेजर बिलीफ, data support the manager belief। और H1 में हम लिख देते हैं data do not support the manager। H0 में लिख दिया डाटा सपोर्ट कर रहा है मैनेजर बिलीफ को। H1 में लिख दिया हमने डाटा जो है वो मैनेजर बिलीफ को सपोर्ट नहीं कर रहा। स्टेप 2 में आ जाएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, तो वो उसने यहाँ पे दिया हुआ आपको 0.01। स्टेप 3 में आएंगे, ये वन टेल टेस्ट होगा राइट साइड का। स्टेप 4 में आएंगे, यहाँ पे हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। स्टेप 5 में आएंगे, अब स्टेप 5 में हमारी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। कैटेगरी है हमारे पास मॉर्निंग न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़पेपर, बोथ एंड नाइदर। ये हमारे पास कैटेगरीज हैं जो क्वेश्चन में डिफाइन की है। और टोटल ऑब्जर्व पॉइंट हमें उसने क्या बताया हुए हैं?
मॉर्निंग न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़े हैं? 12, ये ऑब्जर्व है। 18 इवनिंग पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जर्व हो गया। 12 बोथ पढ़े हैं, ये ऑब्जर्व हो गया। और नाइदर, बाकी बच गए 8। 8 किस में से बाकी बच गए? क्योंकि उसने 50 का सैंपल ड्रॉ किया है, तो समेशन ओ हमारे पास 50। 50 का सैंपल ड्रॉ किया है, तो 50 में से 12, 18, 12 इनको माइनस कर दें, बाकी जो बच गया वो 8 होगा। अच्छा, अब हम निकालेंगे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? समेशन ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। समेशन ओ है हमारे पास 50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है उसने वो आपको बताई है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 40%। तो इसको डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 20। उसके बाद इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई है 30%। समेशन ओ इंटू 30%, तो ये आ जाएगा 15। जो बोथ पढ़ रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी बताई 20%, तो ये 20% हो गया, ये आ गया 10। और जो नाइदर पढ़ रहे हैं वो है 10%, तो ये 10% इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये बन गया आपके पास 5। अब आप इसका जरा सम कर लें समेशन ई का, ये भी आपके पास 50 आएगा। ठीक है जी, अब हम इसको फर्दर टेबल को आगे लेके जाते हैं। काई स्क्वायर की टेबलर वैल्यू कंप्यूट करते हैं, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई करते हैं। ठीक है, तो ये ओ है, ये E। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया। ई की वैल्यू हमने कंप्यूट की है, ओ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, अच्छा, जो वैल्यू हमने कंप्यूट की है ये ओ से अगर नियरेस्ट है तो एच नॉट एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू के करीब करीब आ जाती है तो एच नॉट एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हमने कंप्यूट किया है, अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू से थोड़ा डिफरेंस पे है, मतलब बहुत ज्यादा गैप है बीच में के, तो फिर एच नॉट के रिजेक्ट होने के चांसेस भी वैसे ही बढ़ जाते हैं। मतलब ये वैल्यू जितना इसके करीब आएगी ना, एच नॉट एक्सेप्ट होगा। ये वाली वैल्यू जितना इससे दूर जाएगी, एच नॉट उतना ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम डेटा को भी देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे एच नॉट के एक्सेप्ट होने के चांसेस कितने हैं। हम डेटा को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। बाकी तो एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसीजर है, वो तो हमने, मगर हम डेटा को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे ये 20 12 है, 8 का गैप आ रहा है, 8 का गैप बहुत ज्यादा है। ये 18 है, ये 15 है, 3 का गैप आ रहा है, ये एक्सेप्टेबल है, मतलब ये कम गैप शुमार होता है। 12 10 ये भी कम गैप हो गया। 8 5 ये भी कम हो गया। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें गैप कम है। तो मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है इस डेटा के रिस्पेक्ट से एच नॉट एक्सेप्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी हम चेक करते हैं इसको, हम इसको लास्ट स्टेप तक लेके जाएंगे। मगर जो चीज मुझे नजर आ रही है ना कि इसमें गैप कम है, इसमें गैप कम है, इसमें गैप कम है, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें गैप कम है, एक पॉइंट ऐसा है जिसमें गैप ज्यादा है। तो एच नॉट के एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, एच वन के रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी हम चेक करते हैं इसको, हो सकता है मेरा बिलीव गलत भी हो जाए। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। ओके, ओ माइनस ई 12 माइनस 20 अपॉन, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 60। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 15 अपॉन 15, ये 3 का 9 हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 10 अपॉन 10, ये 4 अपॉन 10 हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और 8 माइनस 5 अपॉन 5, ये 9 अपॉन 5 हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
ओके जी, 16 डिवाइड बाय 20, ये आंसर आ गया आपके पास 0.8। 9/15, ये आपके पास आंसर आ गया 0.6। 4/10, ये आपके पास आंसर आ गया 0.4। और 9/5, ये आंसर आपके पास आ गया 1.8। इन सबको ऐड कर दें। सर फर्स्ट वैल्यू गलत लिखी है, 64 आएगा तो वो 0.8 नहीं आएगा, 3.2 आएगा। 8 का 64 आएगा। अच्छा, और 3.2 आएगा। 64 डिवाइड बाय 20 करेंगे, 3.2। 3.2 को बाकी सब में ऐड कर देंगे, ये 4.2 हो गया, 4 4 5 5 6 हो गया, एग्जैक्ट 6 हो गया ये 6 हो गया। अब हम आते हैं अपने, तो इसका मतलब है ये हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी 6। अब हम आते हैं काई स्क्वायर की टेबुलर वैल्यू की तरफ, स्टेप 6 की तरफ। क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे, ये हमारा हो गया रिजेक्शन रीजन। तो काई स्क्वायर की टेबुलर वैल्यू, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास न्यू जो होगा वो 4 - 1, ये हो गया 3। और अल्फा है हमारे पास 0.05। काई स्क्वायर टेबल में जाएं, काई स्क्वायर टेबल में जाकर न्यू 3 के सामने और 0.01 के नीचे हमारे पास वैल्यू नजर आ रही है 11.345। So that is the tabular value। और हमारी कैलकुलेट की वैल्यू जो है वो 6 है। 11 से लेस होती है 6। 6 हमारी लेस देन में, इसका मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई। एच नॉट हमारा एक्सेप्ट हो गया। मैंने डाटा को देखते ही बता दिया था कि एच नॉट एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें गैप कम है, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसमें गैप से। तो एच नॉट के चांसेस एक्सेप्ट होने के ज्यादा हैं। और वो नजर भी आ गया कि हमारी कैलकुलेट की वैल्यू जो है वो टेबलर वैल्यू से लेस है। लेस है तो ये आपकी एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर लाई करेगी। तो एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, H1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम डेटा को देखकर खुद आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ये चीज हम एमसीक्यूज वगैरह में देखते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में ये चीज हम देखते हैं, क्योंकि हमारे में तो एमसीक्यू नहीं है। जहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं सी वगैरह के अंदर, जब हम एमसीक्यूज कराते हैं उसमें ये शॉर्टकट वे बताते हैं उनको कि अगर इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप वहीं से बता सकते हैं कि आपका एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो वहां पे फिर एमसीक्यूज के अंदर ये काफी हेल्पफुल होता है। ओके, स्टेप 7 की तरफ आएंगे। सिंस द काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 6 है, इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलर वैल्यू, that is 11.345, so it will fall in acceptance region, and hence we accept H0 and reject H1, and concluded that data support the manager belief। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4 अब आप खुद करेंगे, ठीक है। 4 आप खुद करेंगे, 5 आप खुद करेंगे। इसी तरह जैसे आपने 3 किया ना, वैसी 4 है, वैसी 5 है। प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, ऑब्जर्व पॉइंट दिए हुए हैं।
जैसे हमने 3 किया है वैसे ही आपने 4 करना है, वैसे ही आपने 5 करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। merchandising firm interested in knowing which of 3 coffee flavors homemakers prefer. Collected the data asking 300 homemakers to indicate their preferences and obtain the following results. Do these data justify the claim that all 3 flavors are equally acceptable? तो हमारा एच नॉट क्या हो गया? ऑल 3 फ्लेवर्स आर इक्वली एक्सेप्टेबल, ये हमारा एच हो गया। इसको हमने टेस्ट करना है ना, तो H1 क्या हो जाएगा? ऑल 3 फ्लेवर्स आर नॉट इक्वली एक्सेप्टेबल, ये H1 हो गया। उसके बाद हम आएंगे अल्फा की तरफ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो 0.05 दिया हुआ है। वन टेल टेस्ट होगा राइट साइड का, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इस पे अप्लाई होगा। उसके बाद हम आते हैं कैलकुलेशन पे। तो मैं सिर्फ अब क्वेश्चन नंबर 6 का कैलकुलेशन का पार्ट कर रहा हूं, बाकी आपके सारे स्टेप्स जो हैं वो आप खुद कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ स्टेप 5 सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सारे स्टेप आप खुद सॉल्व करके एच नॉट को रिजेक्ट करना है या एच नॉट को एक्सेप्ट करना है, वो काम आप खुद देखेंगे। मैं सिर्फ इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका ये स्टेप 5 है, कैलकुलेशन का काम। ओके, कॉफी टाइप्स लिखा हुआ है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। होम मेकर प्रेफरेंस ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यू हो गई 73, 102 एंड 125, और टोटल कितने का सैंपल लिया गया था? समेशन ओ हमारे पास हो जाएगा 300। ओके, 300 का सैंपल लिया गया है होम मेकर्स की तरफ से, और इस चीज को ऑब्जर्व किया गया है। कॉफी ए टाइप जो है इतने लोग पसंद करते हैं, बी टाइप को इतने लोग पसंद करते हैं, सी टाइप को इतने लोग पसंद करते हैं। वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। तो ये हमारे पास गिवन है 300% का जो है सैंपल लिया गया है। उसमें ये मालूम हुआ कि इस कॉफी ब्रांड को इतने लोग यूज करते हैं, इतने लोग पसंद करते हैं, इस कॉफी ब्रांड को इतने लोग पसंद करते हैं, इस कॉफी ब्रांड को इतने लोग पसंद करते हैं। और हमने टेस्ट क्या करना है? हमने टेस्ट ये करना है कि इस डेटा को देखते हुए क्या हम ये बता सकते हैं कि तीनों जो फ्लेवर हैं कॉफी के, इनको जो लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इक्वली है। मतलब इसकी डिमांड, इसकी डिमांड, इसकी डिमांड मार्केट के अंदर इन तीनों कॉफी फ्लेवर्स की जो डिमांड है वो इक्वल है। मतलब जितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं उतने ही इसको लाइक कर रहे हैं, उतने ही इसको लाइक कर रहे हैं, मतलब इनकी डिमांड मार्केट में सबकी इक्वल है। तो ये एच नॉट हमने इसको टेस्ट करना है इस ऑब्जर्व पॉइंट की बेस पर। तो अब हम, ये तो ऑब्जर्व हो गया ना, अब हम इसकी निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। वेट अ मिनट, आई एम कमिंग।
ओके जी, अब हम इसकी निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम समीशन ओ को उनकी प्रॉपर्टीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीशन ओ तो हमारे पास हो गया 300। तो ब्रांड ए को लाइक करने की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो टोटल हमारे पास कितने ब्रांड हैं? 3 हैं। तो टोटल ब्रांड हमारे पास 3 है। उसमें ब्रांड ए को लाइक करने की प्रॉपर्टी 1/3 होगी। ब्रांड बी को लाइक करने की प्रॉपर्टी भी 1/3 हो गई। ब्रांड सी को लाइक करने की प्रॉपर्टी भी 1/3 हो गई। तो इनको सॉल्व कर लें। ये आपके पास 100 आ गया, ये आपके पास 100 आ गया, ये आपके पास 100 आ गया। समेशन ई हमारे पास 300 हो गया। दोनों इक्वल हो गए। 173 बहुत लंबा गैप है। 100 102 बहुत कम बैक गैप है। 100 125 इन दो वैल्यूज के अंदर बहुत लंबा गैप आ रहा है। एक वैल्यू ऐसी है जिसमें कम गैप आ रहा है। तो एच नॉट के रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें गैप ज्यादा है, एक वैल्यू ऐसी है जिसमें गैप कम है। अब तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको अब आप खुद बैठ के सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 सारे आप खुद करेंगे। और मैंने आपको बता दिया एच नॉट रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। आप देखिएगा 7 स्टेप के अंदर आप एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन का काम मैंने कर दिया है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक और कॉलम यहाँ पे बनाना है। ओ का होल स्क्वायर अपॉन ई का, और इसको सॉल्व करके यहां से इसका समीशन निकाल लेना। ये आपके पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। टेबलर वैल्यू अल्फा हमारे पास गिवन है 5%, और न्यू कितना हो जाएगा 3 - 1। टोटल ऑब्जर्व पॉइंट हमारे पास 3 है, तो न्यू हमारे पास हो जाएगा 3 - 1, ये 2 हो गया। और अल्फा में दिया है 5%, तो अब आप इस पे काई स्क्वायर की टेबलर वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, देखना इसका आंसर इससे ग्रेटर आ रहा होगा। जब ग्रेटर आएगा तो रिजेक्शन रीजन में आएगा, एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद बैठ के कंप्लीट कर लेना। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यूज द फॉलोइंग डेटा टू टेस्ट whether the number of defective item produced by two machine is independent of the machine on which they are made। जैसे मैंने कहा था ना, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक तो हम डेटा को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो डेटा हमारे पास गिवन होता है उसके गुडनेस के लिए हम उसको चेक करते हैं। मतलब हमारे पास जो डेटा गिवन है वो सही है, उसमें सही है गलत है, ये चीज हम चेक कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन 13 के अंदर अब हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें हमारे पास ना दो किस्म के वेरिएबल्स होंगे। तो उन दो किस्म के वेरिएबल के अंदर हमने चेक करना है कि क्या वो दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। जस्ट लाइक अगर हमें डिपेंडेंसी को टेस्ट करना हो या इंडिपेंडेंसी को चेक करना हो, तो फिर भी हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। उसके बाद आप डेटा देखें, मशीन आउटपुट आर्टिकल, इफेक्टिव आर्टिकल, फिर मशीन ए है, मशीन बी है, टोटल दिया हुआ है, एंड सो ऑन। तो इस टेबल में और इस टेबल में क्या डिफरेंस है? दोनों टेबल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल देखें, और ये जो टेबल हमने अभी अभी सॉल्व किया है इस टेबल को देखें। दोनों टेबल डिफरेंट है, नो डाउट। वैल्यूज तो डिफरेंट है, वैल्यूज को अलावा आप देखें दोनों टेबल में क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए कॉफी लिखा हुआ है, ए कॉफी, बी कॉफी, सी कॉफी, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, उसके ऑब्जर्व पॉइंट, उसके ऑब्जर्व पॉइंट, उसके ऑब्जर्व पॉइंट। कॉफी ए को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कॉफी बी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कॉफी सी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं। सिंपल एक टेबल आपके सामने की। ये तो फिर हमने उसकी कैलकुलेशन की ना, तो असल टेबल तो हमारा ये है। कॉफी ए को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, बी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, सी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ये हमारा टेबल है। अब इसके रिस्पेक्ट से आप देखें जरा क्वेश्चन नंबर 13 का टेबल। मैं इसको रेस कर दूं और 13 का टेबल आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का टेबल देखिएगा। मशीन आउटपुट,
यहाँ पे है आपके पास डिफेक्टिव, यहाँ पे आपके पास इफेक्टिव, यहाँ पे आपके पास मशीन ए, और यहाँ पे है आपके पास मशीन, और फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हैं 25, 42, 375 एंड 558। ये फिर यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, टोटल लिखा है इसको। अब देखें इस वैल्यू को देखें, ये वैल्यू क्या शो कर रही है? ये वैल्यू आपको ये शो कर रही है कि मशीन ए दो किस्म के बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, डिफेक्टिव, इफेक्टिव, मतलब नॉन डिफेक्टिव। मशीन ए जो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है वो 25 है। तो अब इस 25 को हम दो तरह से डिफाइन करें। क्या? एक तो ये मशीन ए प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये डिफेक्टिव है। उसी कॉलम के अंदर आप दूसरी वैल्यू को देखें, ये मशीन बी की वैल्यू है और ये डिफेक्टिव। आप देखें इस टेबल के अंदर आप जिस वैल्यू को भी डिफाइन करें, अब जैसे 375 है, ये क्या है? मशीन ए की वैल्यू है और इफेक्टिव है। मशीन बी की वैल्यू है और इफेक्टिव है। तो इस वैल्यू को देखें, आप इस वैल्यू को देखें, इस वैल्यू को देखें, इस वैल्यू को देखें, हर वैल्यू जो है वो टू वे में डिफाइन हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड। पिछले टेबल में ऐसा नहीं था, उसमें क्या था? कॉफी ए कितने लोग हैं, कॉफी बी कितने लोग हैं, कॉफी सी कितने लोग हैं। इसमें क्या है? मशीन ए की दो वैल्यूज हैं, मशीन ए की ये दो वैल्यूज हैं, मशीन बी की दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू डिफेक्टिव है, एक वैल्यू इफेक्टिव है। जैसे जैसे हम बात करते हैं, हम एक क्लासरूम की बात करते हैं, क्लासरूम की। हम कहते हैं क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60। दैट्स ऑल, खत्म हो गया काम। अब हम कहते हैं नहीं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने। अब हम एक डेटा को ना दो तरीकों से डिफाइन कर रहे हैं। हमने सिंपल लिख दिया, एक 6 स्टूडेंट्स हैं, बात खत्म हो गई। अब हम स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं, बॉयज कितने हैं क्लास में, गर्ल्स कितनी क्लास में, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो अब हम अपनी फिगर्स को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर, जैसे मशीन ए बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, ओके, बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कितने बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है? 400। मशीन ए कितने बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है? 400। दैट्स ऑल। अब 400 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं टू वे टेबल, टू वेज टेबल। टू वेज टेबल को हम कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहते हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल, कॉन्टिजेंसी टेबल। कॉन्टिजेंसी टेबल का मतलब होता है टू वे टेबल। टू वे टेबल का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू को आपने दो हिस्सों में डिफाइन कर दिया, टू वे में उसको डिफाइन कर दिया। तो किसी भी टेबल के अंदर जब आप किसी एक वैल्यू को दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, अलग अलग करके डिफाइन करते हैं, उसको हम टू वे टेबल भी कहते हैं, उसको हम कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहते हैं। इस टाइप के टेबल्स के अंदर हम वैल्यूज के दरमियान डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को चेक करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को है ना, वहां पे आपके पास कॉन्टिजेंसी टेबल होगा। फिर कॉन्टिजेंसी टेबल में हमारे पास दो किस्म के टोटल होते हैं, एक रॉ वाइज टोटल होता है, एक कॉलम वाइज टोटल होता है। मतलब टोटल टोटल कितने हैं, मशीन ए टोटल कितने प्रोड्यूस कर रही है, मशीन बी टोटल कितने प्रोड्यूस कर रही है। तो कॉलम वाइज भी हम सम को डिफाइन करते हैं, रॉ वाइज भी सम को डिफाइन करते हैं। तो कॉन्टिजेंसी टेबल में फिर टोटल भी दो तरह का होता है, रॉ वाइज, कॉलम वाइज। क्योंकि टू वे होता है ना, तो इसमें दो किस्म के टोटल होते हैं, रॉ वाइज का एक टोटल होता है, एक कॉलम वाइज का टोटल होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कॉन्टिजेंसी टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और 13 के आगे क्वेश्चन नंबर 14 भी कॉन्टिजेंसी टेबल है, क्वेश्चन नंबर 15 भी कॉन्टिजेंसी टेबल है। तो एक मैं करूंगा, 14 15 आप खुद करें, ठीक है। 13 में सॉल्व कर रहा हूं, जैसे 13 सॉल्व करूंगा फिर 14 15 आप खुद करें। तो कॉन्टिजेंसी टेबल में आपका जो न्यू है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती है, m प्लस n माइनस 2, n प्लस m माइनस 2। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज
और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसमें कितनी रो, 1 2 m2 हो गया। कितने कॉलम्स हैं, 2, n भी 2 हो गया। 2 + 2 - 2, ये 4 - 2 हो गया, तो न्यू की वैल्यू 2 हो गई। तो कॉन्टिजेंसी टेबल में जब हम न्यू को कंप्यूट करते हैं तो m + n - 2 करते हैं। m का मतलब है उसमें कितनी रोज हैं, n का मतलब उसमें कितने कॉलम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 2 रो 2 कॉलम, टोटल के अलावा देखेंगे, ठीक है, टोटल के अलावा देखेंगे, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2